आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कलाम अकेडमी सीकर की ओर से जो 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आपका जो फाइनल टेस्ट 0.02 का जो आयोजन कराया गया था 27 जनवरी 2023 को, ये वो वाला पेपर है पूरा। और ये लेवल 1 का पेपर है। जो लेवल 2 के लिए भी जो कॉमन पार्ट है 80 नंबर वाला और 50 नंबर वाला, वो हम दोनों का कॉमन पार्ट है उसको इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और लास्ट में फिर हम लेवल 1 के जो बाकी के क्वेश्चन उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लेवल 1 और लेवल 2 वाले दोनों साथी एक साथ देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि कॉमन पार्ट तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने कि जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की जो हाथियों पर सवार मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर स्थित है? तो ये जो मूर्तियां लगी हुई है वो आपके सूरज पोल पर लगी हुई है। कहां पे लगी हुई है? सूरज पोल पे। इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा ऑप्शन सूरज पोल, और ये जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। दूसरा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जसवंतड़ा जोधपुर का सही सुमेलित है, मुसी महारानी अलवर की सही सुमेलित है छतरी यहाँ पे, और दीवान शाह की जो दरगाह है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है कि 84 खंभों की छतरी, ये रणथंभौर में नहीं होगी, ये कहाँ पे? ये बूंदी में। तो अपना ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। ये असम्मिलित है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित हैं। फिर आपके सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है? तो ये सवाल तो मैंने आपको कई बार जो पूछा था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो विशेष तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है वक्त तो पुष्कर अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा का। चंद्रभागा पशु मेला एक आपके झालावाड़ में लगता है, और एक कपिल धारा का मेला 12 में लगता है, और एक कपिल मुनि का जो मेला है, कपिल मुनि का मेला जो कि आपके कोलायत बीकानेर में लगता है, कोलायत बीकानेर में, ये भी आपके कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ठीक है, कोलायत झील के पास में लगता है ये, तो ये वहाँ पे भी दीपदान का आयोजन किया जाता है। तो ये बीकानेर में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मेला लगता है। तो 1, 2 और 3 आपका जिसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, मैं आपको वही आंसर बताऊंगा जो आपके जो कलाम अकेडमी और से इसका जो आंसर माने गए हैं। तो किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। चौथा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, टेम्पो गाड़ी फुल गुलाबरो मारा महिला पाछे कुण है, इन गीतों का संबंध किससे है? तो ये बच्चों का खेल होता है एक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बच्चों के खेल गीत हैं ये। और फिर आपके 5वां प्रश्न इस प्रकार है कि संत पीपा के संबंध में इनमें से एक सही कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा कूट सही है वो आपको बताना है। तो संत पीपा के संबंध में एक तो इसका पहला कथन सही है कि संत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे, बिल्कुल सही बात है, ये खींची शासक थे यहाँ पे। और इनके बचपन का नाम जो था वो प्रताप सिंह के रूप में इनको जाना जाता है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये संत रामानंद के शिष्य थे। तो दोनों इसमें सही आंसर है, पहला और दूसरा कथन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि हिंदू गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? तो हिंदू जो गोगा जी की पूजा करते हैं वो नागराज के रूप में करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नागराज। जबकि जो मुसलमान होते हैं वो इसकी पूजा है जो गोगा पीर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आभूषण दे रखे, एक तरफ उसका अंग दे रखा है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है, देखो दांत तो रखन सही आंसर है, और कान में छेलकड़ी और सिर पर रखड़ी, ये नाक नेवरी ये गलत हो जाएगा। नेवरी तो आपको पता है, नेवरी पैरों का आभूषण है, चरण पैरों में पहना जाता है, तो इसमें का आंसर आपके चौथा हो जाएगा डी वाला नाक नेवरी। ये नाक में तो बेसरी पहना जाता है, आपने किशनगढ़ चित्रशिल्प में देखा होगा, जो बड़ी ठेणी उसके नाक का जो आभूषण उसको बेसरी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको मिलान करके इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि नफीरी वादन, एक आपने चित्र देखा होगा नफीरी वादन का, ये किस चित्रशैली का सुंदर उदाहरण है? तो ये अलवर शैली का सुंदर उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन अलवर। खंडेला जो सीकर का है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा किनारे के लिए जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसमें गोटा किनारी। ये आपने देखा होगा किरण बाकड़ी, लप्पा लप्पी, ठीक है, गोकरू, ये सभी किसके उदाहरण है? तो एक गोटे के प्रकार होते हैं जो कि खंडेला सीकर के प्रसिद्ध हैं, और ये वही खंडेला है जहाँ से कांतली नदी निकलती है। अगला प्रश्न आपके 10वां है कि संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो संयुक्त परिवार के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और आहड़ आपको पता है ये कौन से जिले में आता है? उदयपुर में आता है। इसको आगाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है, इसको दुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, बालाथल सभ्यता का जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? तो बालाथल सभ्यता ये उदयपुर की जो वल्लभनगर तहसील है, उदयपुर की वल्लभनगर तहसील से इसके सभ्यता स्थल के उल्लेख इनको मिलता है, अवशेष यहाँ से मिलते हैं। तो उदयपुर की वल्लभनगर तहसील, और यहाँ के जो एमएलए हैं
वो अभी उपचुनाव में जीते थे प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत, जो कि पहले यहाँ से एमएलए थे। तो अभी ये महिला सांसद, महिला एमएलए है यहाँ से। तो अभी राजस्थान में कुल महिला जो एमएलए है उनकी संख्या कितनी है? 27 है। इनमें से एक इनके वल्लभनगरी की जो महिला विधायक है इनका भी नाम इसमें शामिल है। तो आपको याद कर लेना, इसमें उदयपुर की जो वल्लभनगर तहसील है वहाँ से ये इसके बालाथल सभ्यता स्थल के स्थान प्राप्त हुए हैं। और 11 कमरों वाला जो बड़ा भवन है वो भी यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इनमें से जो मत दे रहे कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें सीथियन ये कर्नल जेम्स टोड का सही है, और हूणों की संतान वी स्मिथ ने कहा था, और अग्निकुंड का जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में दिया था। पृथ्वीराज रासों में ये बात कही थी अग्निकुंड वाले सिद्धांत की, जिसमें 4 शासकों को बताया, प्रत्याहार, परमार, चालुक्य, चौहान वाली। तो ये उससे संबंधित है। लेकिन ब्राह्मणों से उत्पत्ति ये जीएच ओझा ने नहीं कही थी। इसका आंसर ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यही अपना करेक्ट आंसर है, तीसरा वाला। बाकी तीनों ही जो सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। सज्जन वाणी विलास नामक जो पुस्तकालय है वो किस शासक ने की थी? सज्जन वाणी विलास जो पुस्तकालय है इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो मेवाड़ के महाराणा हुए सज्जन सिंह जी, इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, साहिबा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो साहिबा का जो युद्ध हुआ था वो राव जेत सिंह और ये मालदेव के बीच में हुआ था। राव जेत सिंह और मालदेव के बीच में ये 1541-42 के अंतर्गत ये साहिबा के दो या पाहेबा के दो, दोनों एक ही बात है। ये 1541-42 के अंतर्गत ये युद्ध होता है। राव जेत सिंह और छंद जो लिखा गया था वो बीठू सूजा के द्वारा लिखा गया था, और ये मालदेव जेता और कुपायनी के सेनापति थे, आपको पता होगा। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नीमच में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अली बेग के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद अली बेग। और ये जयदयाल ने कहाँ पे किया था? तो ये किया था आपके कोटा में। इनके साथ में एक और था जयदयाल के साथ में, आप उनका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि जयदयाल के साथी कौन थे जिन्होंने कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपके है 16 नंबर, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जयपुर प्रजामंडल में ये जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। और ये मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री थे, और ये मतलब उस समय जो इनके नाम पे आज भी जो जयपुर में एमआई रोड के नाम से इनकी नाम की रोड बनी हुई है, तो ये वही एमआई रोड है। मिर्जा इस्माइल के रूप में इनको जाना जाता है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। जमनालाल बजाज और बाबा हरिश्चंद्र ये जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है आपके गोविंदगिरी के गुरु कौन थे? तो गोविंदगिरी के गुरु थे आपके राजगिरी जी। कौन थे इसमें? राजगिरी जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन, राजगिरी जी। राजगिरी जी ये गोविंद गुरु के गुरु जी थे। अगला क्वेश्चन आपके 19 नंबर है कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रखती हैं? तो ये हो जाएगा आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये वही बिजोलिया किसान आंदोलन है जो कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला है, जो अहिंसात्मक, संगठनात्मक है, जो सहयोगात्मक किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये 1897 से शुरू होके ये 1941 तक लगभग 44 वर्षों तक ये चला था, और 3 चरणों में ये किसान आंदोलन चला था। आप कमेंट करके बताना कि किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और बिजोलिया में आपको बिजोलिया शिलालेख भी देखने को मिलता है। भीलवाड़ा में ही ये बिजोलिया स्थान है, वहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर के पास में एक बड़ी चट्टान पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? वृहद राजस्थान यानी कि 4th चरण की बात हो रही है। तो उस समय जो थे उद्घाटन करने वाले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था 3रे चरण में, जहाँ पे उदयपुर जो विलय होता है 3रे चरण की। और पहले और दूसरे चरण का जो उद्घाटन वो NV गोडगिल के द्वारा किया गया था, जिसको हम नरहरि विष्णु गोडगिल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 20 नंबर का चौथा ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप कमेंट करके बताने कि जो वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आप इसका उत्तर कमेंट करके
जरूर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं हम 21 नंबर, संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की जो स्थापना की थी वो स्वामी केशवानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी केशवानंद के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। एक प्रश्न का उत्तर आप और कमेंट करेंगे कि स्वामी केशवानंद का जो जन्म है वो किस गांव में हुआ था? जन्म किस गांव में हुआ था? इस गांव का नाम आप कमेंट करके जरूर बताना। कई बार जो बोर्ड पूछ चुका है इसका आंसर। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 21वें का चौथा, स्वामी केशवानंद। अगला प्रश्न आपकी 22 नंबर है कि राजस्थान राज्य पक्षी जो गोडावण है उसका हैचिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो गोडावण का जो हैचिंग सेंटर है वो आपके जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के पोखरण में इसका जो हैचिंग सेंटर, रामदेवरा में, और वहाँ पे इनका हैचिंग सेंटर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी पहला, जैसलमेर। वैसे राजस्थान का जो राज्य पक्षी गोडावण है वो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। 31 दूना 62 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, न कि राष्ट्रीय उद्यान। नाम जरूर इसका राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये अभ्यारण्य है एक, याद रखिए इसको। अगला प्रश्न आपके 23 नंबर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना, इसमें से कि कौन सा असत्य है? तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी। इसका जो नोडल विभाग है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, ये भी सही बात है। और प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाता है, ये भी सही बात है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा कि इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पहले और उपचार के 5 दिन बाद का इलाज निःशुल्क किया जाता है। ये उल्टा दे रखा है, अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन से पहले का और उपचार के 15 दिन के बाद का इलाज निःशुल्क किया जाता है। ये थोड़ा उल्टा दे दिया इन्होंने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें जो कृष्णा नागर है, जो कि आपके पैरा बैडमिंटन से संबंधित अपना संबंध रखते हैं, ये कृष्णा नागर टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 में हुई थी, इसमें किस स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता था वो पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल में जो S6 जो श्रेणी होती है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा धार्मिक स्थल उदयपुर संभाग में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा कि उदयपुर संभाग में कौन सा जो धार्मिक स्थल नहीं है। तो देखो, नाथद्वारा ये उदयपुर में आता है, मंडफिया जिनको हम सांवलिया सेठ का जो मंदिर है वो मंडफिया में स्थित है, तो श्री सांवलिया सेठ का जो मंदिर है वो मंडफिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये भी आपके उदयपुर संभाग में आता है। श्री सांवलिया सेठ का मंदिर है जो कि आपके मंडफिया चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जो कि उदयपुर संभाग का ही हिस्सा है। तो श्री सांवलिया सेठ का मंदिर कहाँ पे है? मंडफिया में। और विशाल अक्षरधाम की तर्ज पर यहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो ये आपके उदयपुर संभाग में है। और अर्थुणा की बात करें तो ये अर्थुणा आता है आपके बांसवाड़ा में। अर्थुणा कहाँ पे? ये बांसवाड़ा में, जो कि उदयपुर संभाग का हिस्सा है। और श्रीनाथ मंदिर जो उदयपुर में स्थित है ये भी आपके उदयपुर संभाग का ही हिस्सा है। अटरू की बात करें तो अटरू फूल देवरा ये मामा बांजा का मंदिर है, और ये आपके बारा जिले में आता है, जो कि आपके कोटा संभाग का हिस्सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा कि अटरू बारा ये उदयपुर संभाग में नहीं आता है। तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन इसमें कि अटरू बारा उदयपुर संभाग में नहीं आता है, बाकी आपका सही आंसर है चौथा ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो देखो, इसमें से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये व्यापारी उदयपुर में स्थित है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आपकी खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि आपकी कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये कपासन चित्तौड़गढ़ में। और फिर बात करते हैं ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ये आपके डीडवाड़ में स्थित है, आपके सांबर में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ए 26 में ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था आपके 1949 में। सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन 1949 में। नेक्स्ट है आपके राजस्थान में राज्य बेस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। और ये चारा और बकरी अनुसंधान केंद्र आपके ये अजमेर में स्थित है, बाकी ये वल्लभनगर उदयपुर में। बेस के साथ साथ में आपका जवार का अनुसंधान केंद्र भी आपको याद कर लेना है, जवार अनुसंधान केंद्र भी आपके वल्लभनगर उदयपुर में ही आता है। और वही वल्लभनगर है जहाँ पर जो बालातल सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पचभद्रा आप सभी को पता है, पचभद्रा तो ये रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, अभी हाल ही में हाईलाइट है ये पचभद्रा भी। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बाड़मेर निवासी जिनको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वडोदरा गुजरात स्थित गतिशील विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है,
तो ये काफ़ी चर्चा में है, ये भी 29 नंबर क्वेश्चन के। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर मनोज चौधरी, जो कि आपके बाड़मेर के निवासी हैं, और ये इनको वडोदरा गुजरात स्थित जो गतिशील शक्ति विश्वविद्यालय है उनका कुलपति नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डॉक्टर मनोज चौधरी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल नवाचारों के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसको डिजिटल नवाचारों के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वह योजना है आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के अंतर्गत है जो 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और 6,000 रुपये की राशि 5 चरणों में प्रदान की जाती है। 1,000 रुपये की 4 चरणों में, और चौथे चरण की जो राशि है वो आपके 2,000 रुपये प्रदान की जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान प्रवास कर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN लिमिटेड की ओर से 1,000 मेगावाट सौर परियोजना की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी है। तो यह परियोजना किस जिले से संबंध रखती है? तो यह परियोजना नोक आपके बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके 32 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर अलवर जिले में सेव अभियान की शुरुआत की है? तो ये यूनिसेफ के साथ मिलकर अलवर जिले से एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जिजूली उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी अलवर जिले से। तो सेव अभियान अलवर जिले से संबंधित है, किसके सहयोग से? तो ये यूनिसेफ के सहयोग से संबंधित है। आप कमेंट करके बताना कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो किस स्थान पर स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश को पहला पदक जो कांस्य पदक मिला था वो दिलाने वाली मोनिका जाट का संबंध जो किस जिले से है? 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश को पहला पदक जिताने वाली मोनिका जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये बीकानेर जिले से अपना संबंध रखती है मोनिका जाट, जो कि साइकिलिंग से अपना संबंध है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने वाला राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके भरतपुर नगर निगम, जो कि भरतपुर नगर निगम ने 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने वाला राज्य का जो पहला नगर निगम है। करौली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो करौली क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो जगरोती बोली बोली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके जगरोती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, वही मारवाड़ी का वह उपबोली जिस पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती भाषा का प्रभाव जो दृष्टिगोचर होता है, यानी कि जिस पर मेवाड़ी का भी प्रभाव है, ढूंढाड़ी का भी प्रभाव है और हाड़ौती का भी प्रभाव है, वह बोली जो कौन सी बोली है जिस पर तीनों का प्रभाव है? तो ये खेराड़ी बोली है। खेराड़ी बोली जो बोली जाती है वो टोंक जहाजपुर, जो भीलवाड़ा का जहाजपुर है उनके बीच में, टोंक और जहाजपुर के बीच में जो बोली जाती है उसको हम खेराड़ी बोली के नाम से जानते हैं। और इस पर जो मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती का तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन खेराड़ी। इनमें से कौन सी मेघराज मुकुल की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सी मेघराज मुकुल की रचना नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें पग फेरो, आप सभी को पता है ये पग फेरो जो मणि मधुकर है उनकी रचना है, मणि मधुकर की रचना है ये पग फेरो। और बाकी जो रचना है कोडमदे या फिर सेनानी है, चौरी है, ये सभी मुकुल मेघराज की रचना है। पत्तों की बिरादरी और सफ़ेद मेमने की कथा, ये भी जो उपन्यास है वो मणि मधुकर का ही है, आप इसको भी याद रखें। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो धरती दोरारी जो गीत है वो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है, जिनका जो जन्म है वो सुजानगढ़ चूरू में हुआ था, कन्हैयालाल सेठिया। इनकी एक और रचना है पाथल और पीथल, ये भी इन्हीं की रचना है, पाथल और पीथल। पाथल पीथल जो रचना है वो इन्हीं की रचना है। तो आप कमेंट करके बताना कि इस रचना में पाथल किसको संबोधित किया गया है और पीथल किसको कहा गया है। धरती दोरारी ये जो कविता है, ये जो रचना है, ये तो आपकी कन्हैयालाल जी सेठिया की है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आप और कमेंट करेंगे। दोरारो दोरी जो कविता है या रचना है, दोरारो दोरी, दोरारो दोरी, ये रचना किसके द्वारा है, रचित है? तो इसका भी उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 39 नंबर आपके सामने, साहित्यिक रचना और रचनाकार में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बोल बारमल ये सत्यप्रकाश जोशी की रचना है, पागी ये चंद्रप्रकाश देवल की रचना है, जमारो ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है, और आंख हियरा हरियल सपना ये भंवर सिंह सामूर की रचना नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म का चयन कीजिए, सही असुमिलित युग्म का चयन करना है, इसमें से कौन सा असुमिलित है? तो देखो इसमें 56 का पहाड़ जो मैदान है वो आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में आता है, डांग क्षेत्र ये आपके धौलपुर और करौली के बीच में आता है, सोई मधुपुर इनके बीच में आता है, और महान सीमा ब्रंश ये चित्तौड़गढ़ और
बूंदी, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र में आता है ये। बोराट का पठार ये भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में नहीं आता है। भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में तो ये चित्तौड़ का जो भैंसोड़गढ़ है वहाँ से लगा के भीलवाड़ा के बिजोले तक का जो पठार है उसको हम ऊपर माल के पठार के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इनमें से कौन सा है जो कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही है कि राजस्थान में मानसून आगमन की जो सामान्य तिथि है वो 15 जून है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। तो 41 का जो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपके 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा असुमेलित युग में उसकी चयन करना है। झील और उससे संबंधित स्थान कौन सा असुमेलित है वो बताएं। तो पीथमपुरी आपके सीकर में ये सही है। इसमें पीथमपुरी तो सीकर की ही है। दुगारी बूंदी में आती है, और दुगारी आप सभी को पता होगा, बासी दुगारी ये चित्रशैला भी है और बूंदी की, और इसके अलावा ये लोक देवता तेजस से भी अपना स्थान रखती है, स्थान दुगारी। और दुगारी का यहाँ पे दुर्ग भी यहाँ पे बना हुआ है, बासी दुगारी। तो ये भी आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है। तालाबशाही की बात करते हैं, गलत दे रखा है तालाबशाही का, क्योंकि तालाबशाही जो है आपके भरतपुर में नहीं होकर ये कहाँ पे आती है, ये धौलपुर में आती है। तालाबशाही जो झील है वो साले खां के द्वारा बनाई गई थी ये। बाकी मानसर जो झील है वो आपके जयपुर में स्थित है। बाकी तीनों ही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है 43 नंबर आपके सामने है कि इनमें से कौन सा है जो पतझड़ वन की वनस्पति है। तो देखो पतझड़ वन की जो वनस्पति है आपके पलाश है। इसमें से पलाश, जिसको आप सभी पता है कि इनको जंगल की ज्वाला कहा जाता है, पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का फर्स्ट ऑप्शन पलाश। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कंजर्वेशन रिजर्व और संबंधित जिला कौन सा है जो असुमेलित है वो बताना है। तो देखो रोटू का नागौर है, आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, रोना, रोना मतलब रोटू नागौर। और उमेदगंज ये गलत हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में नहीं होके ये कहाँ पे, उमेदगंज जो आपका कंजर्वेशन रिजर्व है वो आता है आपके कोटा में, उमेदगंज। तो ये आपके दूसरा गलत हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ वाला लिए ये, ठीक है, ये आपके गलत है दूसरा। बाकी ये वाड़ाखेड़ा राजस्थान का 20वां, अभी आपको पता होगा राजस्थान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। तो 20वां जो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपका ये 20वां वाड़ाखेड़ा सिरोही में आता है। इससे पहले हम अब तक हम जो रटते आ रहे हैं वो 16वां रटते आ रहे थे, जो कि जालोर का रणखार था, जालोर का रणखार वो 16वां था। इसके बाद में राजस्थान सरकार की ओर से 4 जो विभाग की ओर से 4 कंजर्वेशन रिजर्व और इसमें सम्मिलित कर दिए हैं। तो इसमें जो 20वां है आपके वाड़ाखेड़ा सिरोही का आता है, और रणखार जो आपके जालोर जिले में आता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है वो गलत है कि उमेदगंज ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिश्रित लाल मृदा किस जिले में पाई जाती है। जो मिश्रित लाल मृदा है वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो 45 का जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की जो मृदा है वो मिश्रित लाल मृदा पाई जाती है। आप कमेंट करके बताना कि एक मिट्टी पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी, ये लाल लोमी मृदा किस जिले में पाई जाती है, कौन कौन से जिले में ये मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 46 नंबर, जो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है इसके में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। तो इसमें जो उत्पादित की जाती है वो सरसों उत्पादित की जाती है, जो कि भरतपुर, अलवर इन जिलों में सबसे ज़्यादा होती है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे स्थित है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं। न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम जो महिला साक्षरता दर है वो जालोर जिले की है, और अधिकतम महिला साक्षरता दर है वो आपके कोटा जिले की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा, जालोर और कोटा। अगला प्रश्न आपके 48 नंबर, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कौन सा असुमेलित है। एक तरफ जनजाति और उससे निवास क्षेत्र का जिला दे रखा है, तो गरासिया जनजाति का सिरोही दे रखा है, डामोर का सीमलवाड़ा, ये सीमलवाड़ा किस जिले में आता है, तो सीमलवाड़ा आपके डूंगरपुर जिले में आता है। और सहरिया ये बूंदी का गलत हो जाएगा, क्योंकि सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है, सहरिया जनजाति तो 12 जिले में निवास करती है। किशनगंज और शाहबाद जो तहसील है वो सहरिया जनजाति के लिए जानी जाती है। और सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जो भारत सरकार की आदिम जाति समूह में शामिल है, ये राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। भील ये उदयपुर दक्षिण राजस्थान में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं भील जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन, सहरिया बूंदी नहीं है, सहरिया तो 12 जिले में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान में
एक मेला लगता है भंवरगढ़ का मेला। राजस्थान में भंवरगढ़ का मेला किस स्थान पे लगता है और वह कौन सी जनजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित है और वो कौन से लोक देवता को समर्पित है? ये जो भंवरगढ़ का मेला है वो कौन सी जनजाति से संबंध रखता है, ये मेला कहाँ लगता है और ये कौन से लोक देवता को समर्पित है? इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। भंवरगढ़ का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है और आने वाले एग्जाम्स में आपको इसका नाम जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में फ्लोराइड उत्पादन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्लोराइड की बात हो रही तो मांडो की पाल आप सभी को पता है। मांडो की पाल कहाँ स्थित है? तो ये मांडो की पाल आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है और ये फ्लोराइड के लिए ही जानी जाती है। मांडो की पाल जो कि आपकी फ्लोराइड खनिज के लिए ही जानी जाती है। मांडो की पाल जो कि डूंगरपुर जिले में आती हैं। एक है फेल्सपार, फ्लोराइड अलग है और फेल्सपार अलग है। तो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अच्छा, 10वीं 12वीं का आपने एग्जाम दिया होगा, 10वीं 12वीं का, तो 10वीं 12वीं में जो फेल पास होते हैं वो कहाँ से होते हैं, कौन से जिले से होते हैं? आप सभी को पता होगा। आरबीएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। तो फेल पास कहाँ से करते हैं? अजमेर से ही करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फेल्सपार का अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, राजस्थान का प्रथम पावर स्टेशन है थर्मल सुपर पावर राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका इसमें तीसरा ऑप्शन, इसमें सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो कि आपको पता है ये गंगानगर जिले में स्थित है, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि ये सूरतगढ़ है, ये सूरतगढ़ किस गांव में स्थित है? ये जो थर्मल पावर है सूरतगढ़ में स्थित है, लेकिन ये गांव का नाम आपको बताना है कि ये कौन से गांव में स्थित है। आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे वो थुमली वाला जो पूछा गया था, गिरल लिग्नाइट पावर वाला, जो कि थुमली गांव में स्थित है बाड़मेर के, इसी प्रकार से आपको ये प्रथम जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है इसका भी आपको गाँव पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका गांव आप जरूर कमेंट करके बताना। स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग में किस पर्यटन सर्किट को शामिल किया गया है? जो आपका स्वर्णिम जो गोल्डन ट्रायंगल रूट है उसमें किस पर्यटक स्थल को शामिल इसमें किया गया है? तो इसमें जो शामिल किया गया है वो आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। एक मिनट, हाँ सही आंसर इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे में आपका जो कोटा में ये शामिल है, आपके इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन यानी कि जिसको हम शॉर्ट में ऊपरे कहते हैं, आपने रेल पे देखा होगा ऊपरे, तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे का नाम लिया जाता है। इसका मुख्यालय वो आपके जयपुर में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। करेक्ट आंसर है आपके इसमें राजस्थान राज्य निगम बीज लिमिटेड की जो स्थापना है 1978 में हुई थी। अच्छा, इसकी जो अध्यक्ष है अभी वो कौन है? जो जहाजपुर से पहले विधायक थे, आप उसका नाम जरूर कमेंट करके बताना, और वो अभी इनके जो अध्यक्ष हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सही सुमेलित कौन करना है इनको, आपको इनमें से जो सही सुमेलित इनको करना है। तो 54 का जो सही सुमेलित तो इस प्रकार रहेगा कि समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति 38 में आती है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया आपके 29 में ही होती है, विद्यालय विकास समिति ये 22 दे रखा है ना, एसएमसी विद्यालय डेवलपमेंट प्लान, हाँ ये 22 में है, और प्रवेश के लिए आयु के सबूत आपके 14 में आते हैं। तो इसका 1 2 3 4 सभी सुमेलित दे रखे, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आपके 55 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धारा में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून द्वारा 19 संशोधन किया गया है? ये जो संशोधन किया गया था वो धारा 16 में संशोधन किया गया था कि आप जो कक्षा 5वीं की और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी और उनमें बच्चों को रोक सकते हैं, यानी कि फेल कर सकते हैं। फेल करने का जो नियम है वो आपके इसी में लागू हुआ है, इसी में संशोधन हुआ है। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा धारा 16। 56 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में कम से कम एक बैठक आयोजन करेगी, ठीक है, कितने महीने में करेगी और वह किस दिन करेगी ये बताना है इसमें। तो वो जो बैठक आयोजित होती है वो प्रत्येक महीने में प्रत्येक अमावस्या को होती है। एसएमसी की जो बैठक होती है वो हर महीने अमावस्या को निर्धारित की गई है, और ये तो सभी को पता है कि अमावस्या को होती है बैठक, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि ये जो अमावस्या का दिन है वही निर्धारित क्यों किया गया। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कि इस एसएमसी की बैठक के लिए
अमावस्या का दिन ही निर्धारित क्यों किया गया? बाकी और दूसरा भी तो दिन रख सकते थे। इस अमावस्या का दिन रखने का कारण क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आरटी 2009 के अनुसार पहली से 5वीं के लिए विद्यालय में 200 बच्चों से अधिक बालक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना से अधिक नहीं होगा? तो ये आपके 40:1 से अधिक नहीं होगा। इसका आंसर नंबर सेकंड होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है। 20 अप्रैल 2020 को यूनिसेफ के सहयोग से कौन से पोर्टल की जो शुरुआत है वो की गई है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा संबंधी और छात्रवृत्ति और रोजगार संबंधी गाइडलाइन दी जाती है? तो वो जो पोर्टल था वो आपके राजीव गांधी करियर पोर्टल था, जिसकी शुरुआत किसके सहयोग से की गई है? वो यूनिसेफ के सहयोग से की गई है और 20 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 59 नंबर है। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में अनिवार्य सदस्य के लिए श्रेणी का संबंध में कौन प्रावधान नहीं है? कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसमें से ये पहला है कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, ये तो सही है, और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ, ये भी सही है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला हो, ये भी सही है। लेकिन इसका जो चौथा ऑप्शन है कि बाल अपराध और बाल मनोविज्ञान का विशेषज्ञ हो, ये इसमें सही सम्मिलित, ये इसमें शामिल नहीं है, इसका प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो 59 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कालावधि की न्यूनतम अवधि कितनी होगी, जिसे कि अधिकतम कितनी अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है? न्यूनतम कितनी अवधि होगी और उसको अधिकतम कितने समय के लिए विस्तारित किया जा सकता है? तो ये जो अवधि होगी आपके 3 महीने की कम से कम होगी और उसको बढ़ाया जा सकता है 2 साल के लिए। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, 3 माह कम से कम और अधिकतम कितना विस्तार हो सकता है? 2 साल का। 61 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई एनईपी आपकी है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में आकलन के उपकरणों को शामिल किया गया है। तो आकलन के उपकरणों में शामिल होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, और अधिगम के रूप में आकलन, और अधिगम में आकलन। इनमें से कौन सा कूट सही है वो आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपके तीसरा ऑप्शन है, ए, बी और सी। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ए बी सी इसका सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ये राजस्थान में एनईपी 2020 के अनुसार एससीएफ के विकास हेतु 7 डाइट्स को डीएलसी के लिए प्राधिकृत किया गया है। तो इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो उन 7 में से कौन सा नाम इसमें एक शामिल नहीं है वो बताना है। तो इनमें से जो अजमेर है वो अजमेर डाइट को इसमें शामिल नहीं किया है, बाकी अलवर, भरतपुर और टोंक इसमें शामिल हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किसको दिया जा सकता है? तो निःशुल्क जो प्रवेश दिया जा सकता है वो आसपास के क्षेत्र के दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त जो समूह होते हैं उन बालकों को इसमें प्रवेश दिया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत फीस पुनर्भरण किससे किया जा रहा है? तो ये जो फीस की जो पुनर्भरण किया जा रहा है, राजस्थान में कक्षा 1 से लगा के 12 तक की जो आपकी बालिकाएं हैं वो निःशुल्क पढ़ सकेगी, और उसका जो फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है वो इंदिरा गांधी इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये जो फीस दी जा रही है वो किसके फंड से दी जा रही है? तो ये दी जा रही है आपके जो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है, फंड है, उसके द्वारा इसका जो वहन किया जा रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निपुण भारत के तहत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों का जो विकास है, विकासात्मक लक्ष्य है वो क्या है? तो स्वास्थ्य एवं अच्छाई, प्रभावी संप्रेषण और संबंध विद्यार्थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके ये आईसीटी का क्वेश्चन है। अगला 66 नंबर, ट्रांजिस्टर और चुंबकीय टेप कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी? तो आपको पता होगा ट्रांजिस्टर और ये चुंबकीय टेप आपकी सेकंड जो पीढ़ी आती है उसकी विशेषता है ये ट्रांजिस्टर और चुंबकीय टेप। अगला प्रश्न आपकी 67 नंबर है। निम्न भाषा संसाधक और उनके जो कार्य है इनमें से असंगत बताना है आपको। तो कंपाइलर का कार्य उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलना होता है, तो ये तो सही है इसमें। और दूसरा है इंटरप्रिंटर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ये भी सही है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों ही सही है, इसमें तो कोई सा भी गलत नहीं, तो अपना चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। वाईफाई किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो आप जो एक काम करेंगे वाईफाई का पूरा नाम एक बार कमेंट करके बताएंगे।
कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वाईफाई का पूरा नाम आप इसका कमेंट करके बताना। ये किस नेटवर्क का हिस्सा है, तो वाईफाई जो है आपके वो लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में LAN कहते हैं, LAN, इसका ये हिस्सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का कौन सा समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ट्रिप्स, TRIPS, ये विश्व व्यापार संगठन का बौद्धिक समझौता का अधिकार रखता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किस नाम से शुरू हुआ था, तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क शुरू हुआ था वो अपरा नेट के नाम से शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, अपरा नेट। फिर आपकी जो साइको के क्वेश्चन आ गया अब इसमें कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का कौन सा पक्ष इसमें शामिल नहीं है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें से देखो स्तर होता है, लेवल होता है, श्रेणी सीमा रेंज होता है और क्षेत्र एरिया होता है, लेकिन कॉग्निशन जो आपका संज्ञान होता है वो उसमें शामिल नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइड के सिद्धांत में असत्य कथन कौन सा है, फ्राइड का जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है इसमें असत्य कथन कौन सा है वो बताना आपका। तो इसमें पहला ही कथन इसमें असत्य दे रखा है कि 72 का पहला ऑप्शन कि यह व्यक्तित्व के 3 संज्ञानात्मक पक्ष चेतन, अवचेतन और पूर्व चेतन की व्याख्या करता है, तो ये पूर्व चेतन इसमें नहीं आता है। आप सभी को पता है चेतन अचेतन तो आता है, लेकिन ये पूर्व चेतन इसमें नहीं आता है। मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ की चट्टान से की, ये इसमें सही है, और 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं को इसकी बात करता है, ये भी सही है इसमें, लेकिन ये पूर्व चेतन इसमें शामिल नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। असुमेलित का चयन करना है, दैत्य आत्महीनता, दैत्य आत्महीनता सही है, तो सामूहिकता एकाकीपन सही है, और निवृत्ति गणना, ये मूल प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है इसमें, जो मैकडूगल के द्वारा दी गई थी 14 मूल प्रवृत्तियां, उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया इसमें। तो हास और कृतिभाव ये इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय नहीं है, तो अभिभावकों का मत तो है, और पिछली कक्षा के प्राप्तांक भी है, और उपलब्धि और अभियोगिता का परीक्षण भी है, लेकिन आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम इसमें शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर अपना आंसर क्वेश्चन अगला, शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन की सबसे कम संभावना कौन सी है, कौन से अनुबंधन की सबसे कम संभावना है वो पूछा गया है। तो इसमें से जो सहगामी विलंबित अनुबंध और अवशेष अनुबंध, ये तो सभी इनकी प्रबल संभावना होती है, लेकिन सबसे जो कम होता है वो आपके पश्चगामी अनुबंध, बैकवर्ड जो कंडीशनिंग होती है वो सबसे कम संभावना होती है। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रॉबर्ट गेने के अधिगम के सोपान की जो हायरार्की जो सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, अधिगम का जो रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था, और व्यवहारवादी पक्ष का जो सर्वोच्च चरण है वो आपको बताना कि सर्वोच्च पक्ष इसमें से कौन सा है, तो शब्द साहचर्य अधिगम है उसमें से सर्वोच्च इसमें माना गया है। नेक्स्ट है साइको का अर्थ क्या होता है, तो साइको का अर्थ होता है आत्मा, साइको का अर्थ क्या होता है आत्मा। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है इसके अंतर्गत मूर्त संज्ञानात्मक बालक नहीं होगा या नहीं होगी, तो इसमें से देखो वस्तु स्थायित्व, उत्क्रमणीयता, संरक्षण, और ये तीनों तो आपके ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका अहम केंद्रवाद, जिसको हम इगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, ये इस मूर्त संज्ञानात्मक बालक के अंतर्गत नहीं होता है। बाकी तीनों ये जो संरक्षण, उत्क्रमणीयता, ठीक है, और ये वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सभी इसमें होते हैं। 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अहम केंद्रवाद। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहना की स्थिति क्या कहलाती है, तो आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की जो स्थिति है उसको हम बीजे ईटिंग के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये ADHD के एक अवदान विकार के रूप में इसको जाना जाता है, ADHD को अवदान विकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति का नाम बताना है, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, मैकेनिज्म कौन सी इसमें, तो ये हो जाएगी 80 की करेक्ट आंसर। देखो इसमें अप्रत्यक्ष में आपका दमन भी आता है, विस्थापन भी आता है, और युक्तिकरण भी आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, तो नंदलाल देवड़ा की जो हवेली है वो आपके फतेहपुर सीकर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फतेहपुर सीकर। आग के साथ राग और फाग का अनूठा जो संगम है वो किस नृत्य में देखने को मिलता है, तो कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध ये फायर डांस, जिसको हम
अग्नि डांस के रूप में जानते हैं। कतरिया सर बीकानेर का है। जसनती संप्रदाय के द्वारा ये किया जाता है। ये 3 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से आप कमेंट करके बताना कि जो तारा शर्मा है वो कौन से नृत्य से संबंध रखती हैं। तारा शर्मा इन तीनों नृत्यों में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बाबू रसीली, तंबोलन ये किस शैली के लोकप्रिय ख्याल हैं। तो ये जो लोकप्रिय ख्याल है वो आपके जयपुरी ख्याल के हैं। जयपुरी ख्याल के हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जयपुरी। अगला प्रश्न आपके 84 नंबर है। अब आपके साइंस के और इनके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। इनमें से देखो, एक तो हल्दी प्राकृतिक है, हल्दी प्राकृतिक है, और एक ये पिटूनिया ये भी प्राकृतिक है, और हाइड्रोजिया ये भी आपके प्राकृतिक है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और एक फिनोप्थेलिन ये 2 जो होते हैं वो कृत्रिम सूचक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आपके हल्दी है, लिटमस पत्र है, इसके अलावा गुड़हल की पंखुड़ियाँ है, पिटूनिया है, हाइड्रोजिया है। ये जो 3 जो दे रखे हैं 1, 2 और 4 ये तो आपके प्राकृतिक है। बाकी जो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये आपके कृत्रिम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं। तो कास्टिक सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो इनमें से आकाश में पतंग की जो गति है वो त्रिविमीय गति के रूप में जानी जाती है। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती हैं, तो उसको कुप्पिका कहते हैं। फेफड़े की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कुप्पिका कहते हैं। आप कमेंट करके बताने कि शरीर की जो सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। CO2 युक्त अशुद्ध रक्त हृदय में कौन लाता है, तो ये लाता है आपके महाशिरा। MSME एक्ट स्व प्रमाणीकरण योजना के तहत पावती पत्र जारी होने के कितने वर्ष तक है जो आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण की छूट है। तो ये छूट दी गई आपके 3 वर्षों तक इसमें दी गई है। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच में जो युद्ध का परिचय कौन से ऐतिहासिक स्थल में हुआ था, तो ये हुआ था आपके खानवा के युद्ध में, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध था। खानवा जो कि भरतपुर जिले में आता है। राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो रमकड़ा उद्योग गलियाकोट आपके डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा डूंगरपुर गलियाकोट में माही नदी के किनारे जो बोहरा समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, बोहरा समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र है ये, जहाँ पे फ़खरुद्दीन की मज़ार-ए-फ़खरी यहाँ पे जो स्थित है। ठीक है, मज़ार-ए-फ़खरी यहीं पे स्थित है, और ये मज़ार-ए-फ़खरी ये माही नदी के किनारे गलियाकोट में स्थित है, और बोहरा समुदाय का सबसे बड़ा ये धार्मिक स्थान है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताने कि डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा जिले में भी एक बोहरा समुदाय का सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थान है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बोहरा समुदाय का बांसवाड़ा जिले में कौन सा प्रमुख स्थान है। मज़ार-ए-फ़खरी ये आपके डूंगरपुर के गलियाकोट में स्थित है। ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। एक क्वेश्चन का आप कमेंट करके और बताना, बोहरा से याद आया कि राजस्थान में बोहरा गणेश जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। राजस्थान में बोहरा गणेश जी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, बोहरा गणेश जी का मंदिर। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताना है जो एकमात्र राज्यपाल है जिन्होंने अन्य किसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त जो प्रभार इन्होंने संभाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कल्याण सिंह। ये जो दे रखे इनमें से आपके कल्याण सिंह हो जाएगा। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से किसको जाना जाता है, तो ताम्र संचयी संस्कृति के रूप में गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। और ये जो ताम्र संचयी संस्कृति है वो कांतरी नदी के किनारे जो विकसित हुई थी। कांतरी नदी जो कि खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से जो निकलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कांतरी नदी और गणेश्वर सभ्यता। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजपूताना की किस शासक के सामंत, किस राज्य के सामंत उमराव कहलाते थे, तो 16वें उमराव के रूप में जानते हैं। आप सभी को पता होगा ये मेवाड़ से संबंध रखते हैं ये उमराव। 95 नंबर क्वेश्चन है ग्लों की दीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था, तो वो थे बारमल जो कि आमेर के शासक थे। नेक्स्ट है आपके हाल ही में उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम महोत्सव के दौरान किसको पद्म विभूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से किसको कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिलीप कुमार भट्ट है और उसके साथ में डॉक्टर भगवान दास पटेल है। नाम बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इससे पहले जो कमल कोठारी पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था, जयपुर निवासी को। ये 2022 का दिया गया है, तो इसका आप विशेष तौर पर इसको याद रखें। दिलीप कुमार भट्ट और डॉक्टर भगवान दास पटेल को 2022 का जो कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य क्या है। तो हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके डेंगू मलेरिया आदि की रोकथाम से संबंध रखता है। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना में गाँवों के चयन में आधार पर जो राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तो ये राजस्थान जो देश में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 99 नंबर है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की जोधपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार में कौन सा संभाग शामिल नहीं है। तो इसमें से उदयपुर और बीकानेर तो है, ये अजमेर इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी इनमें से वो रघुनाथगढ़ हो जाएगी 1055 वाली। अगला प्रश्न आपके सामने 101 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं बना हुआ है। तो आप सभी को पता है चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए, इनमें से 3 बांध तो राजस्थान में बने हुए और एक बांध एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो बांध बना हुआ है उसका नाम है गांधी सागर बांध, जो कि गांधी सागर बांध अपने राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है। तो ये जो वित्त पोषण का अनुपात है केंद्र और राज्य सरकार के बीच का, वो हो जाएगा आपके इसमें 60 और 40। तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके हैं 103 नंबर कि राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण की जो तकनीक है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है खड़ीन, जो कि जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा ये तकनीक तैयार की गई थी, खड़ीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके खड़ीन। 104 नंबर क्वेश्चन आपके गणित का है। ये पूछ रहे हैं कि 18 और 24 के व्युत्क्रमों का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना होगा। तो इसका आंसर आएगा आपके 1/6। कैसा है, तो इसमें देखो ये पूछा गया कि 18 और 24 के व्युत्क्रम का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम क्या होंगे, इनके 1 में लिखेंगे। जब भी 1/18 और 1/24 इस प्रकार की संख्या का लघुत्तम ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली संख्या का तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 1 और 1 का लघुत्तम 1 ही आएगा और 18 और 24 के एचसीएफ कितना आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़ में दोनों संख्या आती है, तो 6 के पहाड़ में दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन है 1/6। अगला क्वेश्चन देखिए आपके इसमें कि इनमें से वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। एक वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 21% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि वो 10% बढ़ाएंगे तो 100 था, पहले वो 100 था। ठीक है, और 100 था तो 100 ही रहेगा और फिर इसमें हम बढ़ा रहे 10% की वृद्धि, तो वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो आपके 21% इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट है फिर आपके 106 नंबर, कोई राशि किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आपके चौथा ऑप्शन 10%। नेक्स्ट है आपके x का मान ज्ञात करना है, जबकि ऐसी भी एक सरल रेखा है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए तीनों को जोड़ेंगे, x + 2x + 30। तो ये हो जाएगा हमारा x + 2x + 30 बराबर कितना आएगा 180। 150 ये 130 में ये 180 में से 30 को घटाएंगे और ये x और 2x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x और इधर आ जाएगा 180 में से 30 को घटाएंगे तो 150। तो x बराबर आ जाएगा 150, इसमें हम 3 का भाग देंगे तो ये 50 डिग्री इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 107 का तीसरा हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक घनाकार टंकी की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। यदि यह पानी से संपूर्ण रूप से भरी है और ये 60,000 लीटर है जो पानी इसमें आता है, तो टंकी की गहराई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम टंकी की गहराई ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इस टंकी का आयतन है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो वैसे ये 5 और 4 इनको गुणा करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर हमें दे रखा है। इसका आयतन कितना है वो दे रखा है लीटर में 60,000 लीटर और इधर जो दे रखा हमको वो दे रखा है मीटर में, तो इसको बदलेंगे हम सेंटीमीटर में और ये लीटर में तो इसको भी हम 1000 से गुणा कर देंगे तो इंटू 1000 और बट्टे में ये 5 का हो जाएगा 500 इंटू 4 का हो जाएगा 400।
इनका हम भाग दे देंगे इसमें, तो ये 500 इधर आ जाएगा और ये 400 इसके नीचे आ जाएगा। अब ये मीटर में आ जाएगा, तो ये आएगा आपके 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इधर से ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 6000 और बटे में 5। अब ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर, तो 5 का भाग देंगे 6000 में, तो कितनी बार जाएगा ये 5 का भाग देंगे, ये इसको भी गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20, तब हम 20 का भाग देते हैं, 20 का भाग देंगे इसमें एक बार, ये 1 0 और ये 1 0 और कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचा हमारे पास में 60। अब 60 में हम भाग देंगे 20 का, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके 60 में 20 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 3 मीटर। तो इसका आंसर आएगा आपके सेकंड वाला ऑप्शन 3 मीटर। अगला प्रश्न आपके, भारत का राष्ट्रपति बनने की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु वो होगी आपके इसमें 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सेम ही आयु है 35 वर्ष। दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित खेती वालरा कहलाती है। 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही है? तो वो रही आपकी 11.04। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा 113 का फर्स्ट ऑप्शन है भरतपुर। 114 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत कितने भाग और नियम है? तो इसका आंसर होगा आपका चौथा ऑप्शन, 10 तो इसमें भाग है और 29 इसमें नियम है। राजस्थान में मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय में 8वीं निःशुल्क प्रवेश हेतु किस वर्ष ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया था? तो ये क्या था आपके 2014-15 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था वो 1 जून 2020 को शुरू हुआ था। 117 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आरटी 2009 की धारा 12 के अनुसार अभावग्रस्त और दुर्बल वर्ग के समूह में कम से कम 25% के जो बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है, तो किस श्रेणी के विद्यालयों के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है एक तो आपके खास श्रेणी के विद्यालय में और एक निजी विद्यालय में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आपके अगला क्वेश्चन आपके ये है कि SIQ एक समन्वित कार्यक्रम है। तो SIQ में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो ABL होता है, CCP होता है और CCE होता है। ABL का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम, और CCP यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा, और एक CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, वो इन तीनों का ही जो समन्वित रूप है आपके SIQ में देखने को मिलता है। और SIQ जो शुरुआत हुई थी आपके 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी और कक्षा 1 से 5 तक के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आदर्श विद्यालय संचालित है। तो आदर्श विद्यालय कौन सी कक्षा तक के लिए संचालित है? आदर्श विद्यालय कौन सी कक्षा के लिए संचालित है? तो 119 का जो करेक्ट आंसर वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, 9 से 12वीं क्लास के लिए। विद्यालय प्रबंधन का कार्य क्या है? तो विद्यालय प्रबंधन का कार्य है स्टाफिंग है, संप्रेषण है और संगठन है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। विधि और उनके जनक के संबंध में असम्मिलित का चयन करना है। तो इसमें से पहला इसमें असम्मिलित है, किंडरगार्टन ये फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था, मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा नहीं दिया गया था ये। तो खेल विधि कोलवेल कुक की है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि एलेक्स और आसबान की है, और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि डेजी मॉरविल की है। तो ये सही सम्मिलित है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो अपना आंसर फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, निर्मितवादी उपागम में शिक्षक की भूमिका के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित सही नहीं ये बताना आपको। तो इनमें से आपका जो नियंत्रण करता है ये सही सम्मिलित है, ठीक है। बाकी ये मार्गदर्शक है, सुविधा प्रदाता होता है, सरलीकृत होता है, ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके 123 नंबर है, इकाई योजना उपागम के संबंध में, इकाई योजना उपागम के संबंध में कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। तो 123 का जो करेक्ट आंसर है आपके हो जाएगा चौथा ऑप्शन। पहला मॉरिसन ने दिया था इकाई योजना, और उपागम की विषय वस्तु आत्मीकरण पर बल देती है, और ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर 4 वो गलत है, इसका तीसरा पद तुलना नहीं है। 124 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक त्रिआयामी सहायक सामग्री नहीं है कि 3D टीचिंग एड नहीं है? तो इसमें आपके ग्लोबल है और मॉडल है, ग्लोब मॉडल, और इसके बाद में आपके अच्छा कौन सा त्रिआयामी सहायक सामग्री नहीं है? डायोरामा और मोकअप,
थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए मैं ये क्वेश्चन, देखो ग्लोब तो है और मॉडल भी है, लेकिन डायोरामा और ये मॉकअप इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समाज विशेष और संस्कृति विशेष द्वारा निर्मित वस्तुओं का वास्तविक प्रदर्शन द्वारा उस समाज और संस्कृति का परिचय करवाना क्या कहलाता है? तो ये कहा जाता है उसका रियालिया। क्या कहते हैं इसको? रियालिया। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सामाजिक अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में स्वीकार किया गया और इसकी राजकीय मान्यता प्राप्त हुई? तो ये हुई थी आपके जो मुदालिर आयोग आया था उस समय, मुदालिर आयोग के द्वारा। 127 नंबर क्वेश्चन है, प्रायोजना कार्य के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो ये थोड़े से धुंधले दिख रहे होंगे, आज आपकी पीडीएफ थोड़ी सी इसी प्रकार की मिली है। तो 127 का जो करेक्ट आंसर है चौथा ऑप्शन है, यह स्केलर के पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित है, ये गलत है। बाकी तीनों इसमें सुमेलित हैं, ये करके सीखना, जीवन से सीखने पर आधारित है, जॉन डीवी के प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है, और ये प्रोजेक्ट जो होता है वो जीवनोपयोगी और वास्तविक होते हैं। ये तीनों ही कथन सही है चौथे को छोड़ के। 128 नंबर है, उत्तम परीक्षण की तकनीक में कौन है जो इसमें शामिल नहीं है? कौन सा गुण इसमें शामिल नहीं है? तो देखो वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी तो होनी चाहिए, व्यापकता भी होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए, लेकिन ये मित वैधता का कोई इससे संबंध नहीं है। तो चौथा 128 का दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। 129 नंबर है, कौन सी एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? मूल्यांकन की एक प्रविधि कौन सी नहीं है वो बताना इसमें। तो इसमें देखो साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होती है, चेकलिस्ट भी होती है, लेकिन तैयारी इसमें शामिल नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से और अधिगम अनुभव से, तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। 130 का डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। ठीक है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका इसमें निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। तो ये आपका निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ये उद्देश्य होता है आपके अध्ययन पद्धतियों में दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण और विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। 132 नंबर है, किस प्रकार के शिक्षण अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? तो 132 का जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, उपचारात्मक। और ये बाकी के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसमें देखना, क्वेश्चन नंबर 133 से लगा के आगे के क्वेश्चन आप खुद देख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और बाकी ये देख लेते हैं हम हिंदी के 144 का जो आंसर है, ये सत्याग्रह जो है वो इसमें कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है, सत्य प्लस आग्रह जिसका संधि विच्छेद होता है, सत्य प्लस आग्रह इसका संधि विच्छेद होता है, और दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। कौन सा प्रत्यय में मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर सेकंड है, मधुरता वाला। भाषा शास्त्र समास है, तो भाषा शास्त्र में कौन सा समास है? तो भाषा शास्त्र में जो समास है आपके कर्मधारय समास का, भाषा शास्त्र में ये तत्पुरुष समास का उदाहरण ही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवेक्षित अध्ययन उपागम में शामिल नहीं है? तो इसमें से ये कलात्मक परियोजना है वो शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। और फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अच्छा हो गए सब, इधर है बाकी रह रहे इसमें 148 को हम देख लेते हैं। इधर 148 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो मातृभाषा हिंदी शिक्षण की एक समस्या है? तो इसमें से कौन सी एक हिंदी भाषा शिक्षण की एक समस्या है? तो उसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वर्णों की अधिकता। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की अधिकता अधिक है। डाल्टन विधि का आविष्कारक, तो डाल्टन विधि के जो आविष्कारक थे वो थे हेलेन पार्कहर्स्ट। और अंतिम क्वेश्चन आज के, और इसके बाद में हम लेवल 2 के भी सब्जेक्ट वाइज आपके वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु सबसे पहले आवश्यक है तो निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। तो उसका किसी भी बीमारी का उपचार करने से पहले उसका निदान यानी कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो निदानात्मक परीक्षण इसमें डायग्नोस करना उसको ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो आज काफ़ी लंबा बन गया, लगभग 1 घंटे का वीडियो आपने देखा ये, तो आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियोस और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी प्रकार से आपको जितने भी ये कलाम अकेडमी की ओर से, उत्कर्ष क्लासेस की ओर से जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम या फिर आपके प्री 3rd ग्रेड के एग्जाम करवाए गए, इसके अलावा मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट सभी के आपको वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक
जय हिंद, जय भारत। और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले जितने भी पेपर्स हैं वो यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन के रूप में मिलते रहे। और RSSB बोर्ड और आपके RPSC के जितने भी पुराने पेपर्स हैं वो भी उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध है।